बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12 में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है माध्यम की विद्युतशीलता के बारे में समझा था और कूलम्ब के नियम को किस तरह से हम सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको भी जाना था। तो 5 मिनट में शुरुआत में हम इसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है, इसका मात्रक क्या है। तो मात्रक मैंने नोट कर रखा है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का वर्ग, ये इसका मात्रक हो गया। और ये निरपेक्ष विद्युतशीलता माध्यम का गुण है, यानी माध्यम का वह गुण जिसके कारण दिए गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल केवल माध्यम के बदल जाने से परिवर्तित हो जाता है। माध्यम के इसी गुण को जो है उस माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। जैसे वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है और मात्रक उसका यही लगा देंगे कूलम्ब का वर्ग पर न्यूटन मीटर का वर्ग। दूसरी जो विद्युतशीलता है जिसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, वो हम वायु के साथ किसी माध्यम की विद्युतशीलता की तुलना करते हैं तो हमें आपेक्षिक विद्युतशीलता प्राप्त होती है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो बराबर होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। और इसको परावैद्युतांक कहते हैं और के से निरूपित करते हैं या फिर एप्सिलॉन आर से निरूपित करते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। और बलों के पदों में यदि हम इस आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को परिभाषित करें तो एप्सिलॉन आर बराबर होता है F0 बटे Fm। F0 क्या है? दिए गए आवेशों के बीच लगने वाला बल जब वो वायु में स्थित हों बटे जब वही आवेश किसी दूसरे माध्यम में उतनी ही दूरी पर रख दिए जाएं तो कितना बल लगेगा वो नीचे लिखा गया है। तो इस तरह से बलों के पदों में भी हम इस आपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित कर सकते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि यह अनुपात है। अच्छा, जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। अतः कोई भी आवेश यदि धातु के अंदर रख दिए जाएं तो उनके बीच लगने वाला बल शून्य होता है। यानी जब कोई आवेश धातु के अंदर रख दिए जाएं तो बल जो है वो शून्य लगेगा। यानी कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तब नहीं लगेगा जब उन आवेशों को किसी धातु के अंदर रख दिया जाए। वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान तो 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है, लेकिन जो है आपेक्षिक विद्युतशीलता वायु की जो होती है वो 1 के बराबर होती है। और किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता 1 से सदैव अधिक ही होती है। तो जब भी किन्हीं दो आवेशों को वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल घट जाता है, ये याद रखना है। अब हमने बात की थी कूलम्ब लॉ जो कि सदिश रूप में व्यक्त किया गया है। हालांकि हमने शॉर्टकट में यहां लिख रखा है। देखिए, हमने कहा था काम चलाने के लिए आप जो है इतना भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। देखिए, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप प्रतिकर्षण की स्थिति में, यानी जब दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो, ये मैंने चित्र बना रखा है। Q1 Q2 समान प्रकृति के हैं, या तो धनात्मक है या ऋणात्मक है, और उनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो पहले आवेश Q1 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल सदिश रूप में यहां पर लिखा गया है। ये तो सदिशी F12 है। F12 का मतलब पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे आवेश के कारण, और ये कैसा बल है? प्रतिकर्षण बल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग।
ए और बी के बीच की दूरी r है और ये हमने एक एकांक सदिश लगा रखा है। एकांक सदिश क्या करता है, ये F12 जो बल है, प्रतिकर्षण बल, उसकी दिशा बताता है। तो R21 यानी 2 से 1 की तरफ एक हमने सदिश लिया है, एकांक सदिश, ये इस दिशा में दिया गया है 2 से 1 की तरफ, क्योंकि ये बल जो F12 है वो की दिशा क्या है, ये दिशा है 2 से 1 की तरफ है। तो यहां पर हमें इतना लिखने के बाद बस क्या बताना पड़ता है कि R21 क्या है, R21 एक एकांक सदिश है जो कि प्रतिकर्षण बल F12 की दिशा को व्यक्त करता है, जो कि B से A की ओर है। अब F21 यानी दूसरे आवेश पर लगने वाला बल हमने सदिश रूप में लिख रखा है, तो F21 हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग, और यहां पर हमने एकांक सदिश R12 लिया हुआ है। यानी यहां पर जो बल लगेगा F21 वो किस दिशा में लगेगा, 1 से 2 की तरफ, इसलिए इस दिशा वाला हमने एकांक सदिश यहां पर लगा लिया है, इसको वेक्टर बनाने के लिए, इसको सदिश बनाने के लिए। अब यदि आकर्षण हो तो चित्र इस तरह का बनता है, ये बनाया गया है। देखिए Q1 Q2 की तरफ आकर्षित हो रहा है, Q2 जो है Q1 की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो F12 का मान यहां लिखा गया है सदिश रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग, और यहां पर देखिए जो सदिश लिया गया है एकांक सदिश वो है R12 लिया गया है। R12 यानी जो F12 की दिशा है वो 1 से 2 की तरफ है, इस दिशा में बल लग रहा है, इसलिए हमने यहां पर R12 एकांक सदिश लिया है जो कि F12 की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो कि Q1 से Q2 की तरफ है, या कहें A से B की तरफ है। उसी तरह से F21 जो आकर्षण बल है उसका जो है सदिश रूप से इस तरह से प्रदर्शित किया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का वर्ग, और यहां पर एकांक सदिश लिया गया है R21 कैप। तो R21 क्या प्रदर्शित कर रहा है, इस आकर्षण बल F21 की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और इसकी दिशा जो है वो क्या है, 2 से 1 की तरफ। 2 क्या मतलब, आवेश नंबर 2 से 1 की तरफ, ये दिशा है। F21 की दिशा ये है B से A की ओर, तो इसलिए हमने इसको जो है R21 कैप लिखा है। तो डिटेल में आप हमारा वीडियो देख सकते हैं और वहां से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। काम चलाने के लिए इतना ही काफी है, बस हमें ये बताना पड़ेगा कि R21 R12 ये क्या है, ये एकांक सदिश हैं जो कि दिए गए बलों की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब कूलाम का नियम जो हमने सदिश रूप में लिखा उससे हमें क्या पता लगा, 2 बातें अतिरिक्त पता लगी। मतलब जो बिना सदिश के लिखते हैं, बिना सदिश के तो हम केवल ये लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां पर हमें साथ में एक एकांक सदिश लगाना पड़ता है ना। तो अतिरिक्त हमें क्या पता लगता है, ये बात हमने नोट कर रखी है कि इसकी सहायता से लगने वाले बलों की दिशा का ज्ञान होता है। यानी कूलाम का नियम यदि सदिश रूप में लिखा है तो हमें इससे पता लगता है कि बल किस दिशा में लग रहा है। और हमने देखा कि F12 जो है वो बराबर है और विपरीत दिशा में है F21 के। देखिए F12 और F21 एक दूसरे के विपरीत हैं, यहां भी विपरीत हैं एक दूसरे के। और ये बल जो हैं, विद्युत बल जो हैं, वो केंद्रीय बल हैं, मतलब दिए गए आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के सदिश जो है लग रहे हैं। यानी उन आवेशों को के केंद्रों को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए तो ये जो विद्युत बल लगेंगे उसी रेखा के अनुदिश लगेंगे। तो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्योंकि ये बल लग रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं ये केंद्रीय बल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की बात करते हैं, और सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा विद्युत बलों के लिए अध्यारोपण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमने हेडिंग डाल रखी है और नोट भी कर रखा है, इसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे, यहां से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो अध्यारोपण सिद्धांत है इसकी सहायता से हम किसी दिए गए आवेश पर
लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं जब वहां पर दो से अधिक अन्य आवेश मौजूद हो, यानी आवेशों का एक समूह हो और हमें किसी दिए गए आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। अभी तक तो दो ही आवेश थे तो कूलम्ब का नियम लगा देते थे, लेकिन बहुत सारे आवेश, दो से अधिक आवेश यदि हों तो किसी दिए गए आवेश पर बल का परिणामी मान ज्ञात करना है, क्योंकि सभी आवेश उस पर बल लगाएंगे। तो उसके लिए हम इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। सिद्धांत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन मतलब इस पर आधारित न्यूमेरिकल लगाना आना ही चाहिए, इसलिए मैंने दो न्यूमेरिकल भी लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो ये सिद्धांत कहता है कि आवेशों के निकाय में किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल का मान निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा उस पर लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको समझ लीजिए। यहां पर देखिए, हम यहां एक चित्र बना रहे हैं और एक आवेश यहां पर रखा है, मान लिया इसको हमने Q0 या Q0 लेते हैं। इसके समीप और बहुत सारे आवेश हैं, जैसे मान लिया ये हमारा आवेश यहां पर Q1 है, R1 इसका और इसके बीच की दूरी जो है R01 है। ठीक इसी तरह से अब और भी आवेश हैं यहां पर, मान लीजिए एक आवेश यहां पर है, ये R2 सदिश दूरी पर है और इसका Q2 है, और ये जो दूरी है इसके बीच की, इसको हम कहेंगे R02। इस तरह से एक और आवेश ले लेते हैं, इसको हम Qn कह लेते हैं, Qn, और ये Rn दूरी पर है। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 आवेश लिए हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सभी आवेश इस पर बल लगा रहे होंगे, Q0 पर बल लगा रहे होंगे। मान लिया ये Q1 वाला ये जो बल लगा रहा है वो इस तरफ को लगा रहा है, ये इसका मान है F01। ऐसे ये वाला Q2 वाला जो है इसको इस पर बल लगा रहा है, मान लिया वो इस दिशा में ही लगा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है इसको, या इसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि चलो इसको भी इधर को दिखा देते हैं, F02 है। इसी तरह से Qn जो बल लग रहा है, Q1 ये है, Qn जो बल लगा रहा है वो इस पर मान लिया ये अपनी तरफ इसको आकर्षित कर रहा है, उसकी दिशा ये है F0n, ये बल लग रहे हैं। तो अब यहां पर मैंने देखा जाए तो 3 ही आवेश ले रखे हैं, तो इनका परिणामी मान यदि हमें पता करना है तो इन सभी लगने वाले बलों का सदिश योग निकालेंगे। मतलब आवेश यहां पर लिख देंगे कि माना जो है यहां पर आवेश Q1, Q2 डैश Q1 रखे गए हैं। आवेश Q0 पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, इन लगने वाले बलों का सदिश योग निकाल दीजिए। तो F0 बराबर हो जाएगा F01 F02 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी आवेश हैं जो इस पर बल लगा रहे हैं उन सभी बलों का सदिश योग निकाल दीजिए। देखिए, जब भी हम बल निकालेंगे, जैसे F01 निकाल रहे हैं तो दो आवेशों के बीच ही तो निकालेंगे, कूलम्ब का नियम लगाएंगे। इसी तरह से फिर हम उन सब का परिणामी मान निकालने के लिए इन बलों का सदिश योग करेंगे। केवल इतना समझ लीजिए, बाकी हमें न्यूमेरिकल लगाने आने चाहिए। तो ये लिखने को रेयर में ही आता है, ऐसे ही है, कभी आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज इस पर क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है, जिसको समझना है। तो जो भी हमें निकाय दिया गया होगा आवेशों का, उस की सहायता से हम किसी दिए गए आवेश पर
परिणामी विद्युत बल ज्ञात करेंगे। यहां पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आवेश का सतत वितरण। देखिए, हमने शुरू में पढ़ा था कि आवेश जो है क्वांटाइज होता है, मतलब आवेश जो है का आवेश जो होता है वो विविक्त रूप में है, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का जो है गुणज होता है। हमने ये पढ़ा था, Q बराबर पढ़ा था प्लस माइनस NE, मतलब उसका नेचर जो है वो विविक्त है, या इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीट है, मतलब वो एक आवेशी है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इस तरह का अलग अलग जो है वितरित होता है। लेकिन ये तभी तक हम मानते हैं जब आवेश की मात्रा कम होती है। मान लिया बहुत कम आवेश है तो हम तो मानेंगे कि उसका नेचर जो है वो ग्रेनरी है, जैसे नहीं गेहूं के छोटे छोटे दाने अलग अलग तब दिखाई देते हैं जब हम उनको पास से देखते हैं। लेकिन यदि दूर से एक ढेर को देखें तो हमें फिर गेहूं के दाने अलग अलग नहीं दिखाई देते, हमें तो एक पूरा ढेर लगा हुआ दिखाई देता है और हमें वो चीज सतत दिखाई देती है, अलग अलग नहीं दिखाई देती। तो वही बात यहां पर भी है, यदि आवेश मात्रा में अधिक है तो हम मानते हैं कि आवेश जो है वो सतत है, मतलब लगातार फैला हुआ है। इसका प्रयोग आगे चल करके जो है जब हम गॉस की प्रमेय को डिस्कस करेंगे वहां पर आएगा। इसलिए सतत जो है आवेशों का सतत वितरण समझ लीजिए, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो बात आती है रेखीय आवेश वितरण, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय आवेश वितरण की। ये कब हम लेते हैं, जब आवेश किसी रेखा का मतलब तार आदि पर समान रूप से वितरित होता है तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। और यहां पर हम निकालते हैं रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व, देखिए ये मान लिया कोई तार है, इस पर आवेश समान रूप से वितरित है। इसकी छोटी सी लंबाई हम ले लेते हैं जो कि dl है, मान लिया छोटी सी लंबाई, और इस dl पर आवेश कितना है, dq है। तो रेखिक आवेश घनत्व तो क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। है ना कितना आसान, कि एकांक लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है उसको हम रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो यहां पर जैसे dq आवेश है और वो कितनी लंबाई में, dl लंबाई में है, तो आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा dq बटे dl। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे, और इसका जो मात्रक हो जाएगा तो देखिए कूलाम्ब ये है, मीटर ये है, तो कूलाम्ब प्रति मीटर, ये रैखिक आवेश घनत्व है। दूसरा जो आवेश घनत्व होता है पृष्ठीय आवेश के केस में हम निकालते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो जिस तरह से यहां पर आवेश एक रेखा पर, एक तार आदि पर वितरित होता है, उसी तरह से यदि आवेश किसी
सीट पर, सतह पर वितरित हो तो हम उसको कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। तो दूसरा है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। तो जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और यहां हम निकालते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये। और इसको कहेंगे, इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ये जो लेटर हमने बनाया है ये है सिग्मा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब जैसे मान लिया ये कोई सीट है, ये ऐसी, अब यहां पर इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लें। यहां पर आवेश समान रूप से पूरी सीट पर वितरित है। इसका क्षेत्रफल का मान, मान लिया इस छोटे से क्षेत्रफल का मान कितना है, dA है। और इस पर आवेश कितना है इतने क्षेत्रफल पर, मान लिया dQ है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर हो जाएगा dQ बटे dA। तो इसका मात्रक बदल जाएगा, मात्रक हो जाएगा कूलाम्ब प्रति, और ये क्षेत्रफल है तो मीटर का वर्ग हो जाएगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और उसका मात्रक ये हो गया। तीसरे प्रकार का जो सतत वितरण लेते हैं वो होता है आयतन आवेश वितरण। तीसरा आयतन आवेश वितरण। ये कब होता है, जब कोई आवेश समान रूप से किसी वस्तु के पूरे आयतन में वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहेंगे। आयतन आवेश वितरण कहेंगे, है ना। यानी जब कोई आवेश समान रूप से किसी वस्तु के पूरे आयतन में वितरित होता है उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और यहां पर हम निकालते हैं आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये रो है, तो ये क्या होता है, बराबर होता है, शॉर्टकट में लिखें तो आवेश की मात्रा बटे आयतन, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, है ना।
अब मात्रक यहां भी चेंज हो जाएगा। देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक बराबर हो जाएगा, ऊपर तो कूलम ही रहेगा बटे आयतन का मात्रक होता है मीटर की घात 3। तो इस तरह से प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इन सभी का प्रयोग जो है हम आगे चल करके करेंगे। तो इस तरह से 3 प्रकार से आवेश का सतत वितरण हो सकता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो और न्यूमेरिकल के लिए हम इसी अध्यारोपण सिद्धांत के आधार पर किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करेंगे। यहां पर जो आवेश जो होंगे वो 2 से अधिक होंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए किसी वर्ग ABCD के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश प्लस क्यू रखा गया है। वर्ग की भुजा A है, तो शीर्ष A पर रखे आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, ये हम प्रश्न 1 की बात कर रहे हैं और ये कोई वर्ग है। वर्ग की भुजा जो है मान लिया A है जो कि दी गई है। अब यहां पर हमने लिखा A, B, C और D, सभी पर प्लस क्यू आवेश रखा है। यहां पर भी प्लस क्यू रखा है, यहां पर भी प्लस क्यू रखा है, यहां पर भी प्लस क्यू रखा है और यहां पर भी प्लस क्यू रखा है। हमें जो है ज्ञात करना है कि शीर्ष A पर जो आवेश रखा गया है उस पर लगने वाला परिणामी बल। तो देखिए इसको भी हम मिला देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो A पर रखा हुआ आवेश है, इसको जरा समझना है ध्यान से। A पर रखा हुआ आवेश इन 3 आवेशों द्वारा प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि ये सारे धनात्मक आवेश हैं। अब हमें इसी पर बल देखना है कि ये जो A पर रखा हुआ आवेश बल किस तरफ को अनुभव करेगा। पहले मान लिया B पर रखे हुए आवेश की वजह से देखते हैं। B बिंदु पर जो आवेश रखा है वो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा, तो इस तरफ को बल लगेगा। इसको हम FB लिख देते हैं। अच्छा, D पर रखा हुआ आवेश भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, वो जो बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, FD इसको हमने लिख दिया है ना। और जो C वाला बल होगा, C पर रखा हुआ जो आवेश है वो भी इसको प्रतिकर्षित ही करेगा और वो इस विकर्ण के अदिश बल लगाएगा, ये होगा FC। तो हम FB और FD का मान पहले निकालेंगे, उनका परिणामी मान निकालेंगे, क्योंकि FB और FD के मान बराबर होंगे। देखिए FB कितना होगा, FB बराबर हो जाएगा, हम इसको इसका जो मान है उसको K लिख देते हैं, नियतांक जो लगता है Q1 Q2 बटे R², ये कूलम का नियम हो जाएगा। और तो K को K रहने देते हैं, Q1 का मान Q है, Q2 का मान भी Q है, तो Q गुणा Q का वर्ग हो जाएगा बटे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी A² है। ये हो गया FB। देखिए FD भी इतना ही होगा, है ना। FD बराबर हो जाएगा K Q का वर्ग बटे A का वर्ग। ये दोनों बल बराबर हैं और दिशाएं जो है दिख रही हैं, मतलब FD और FB के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो इनका परिणामी भी हमें निकालना पड़ेगा, जिसको हम FBD कहेंगे। बराबर हो जाएगा वर्गमूल FB का वर्ग प्लस FD का वर्ग प्लस 2FB FD cos 90 डिग्री। cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये हट जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ये चीज हट जाएगी। केवल FB वर्ग प्लस FD वर्ग होगा और वर्गमूल है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए F1 मान लेते हैं, तो ये भी F1 ही हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F1 का वर्ग प्लस F1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा √2F1 का वर्ग। तो FBD का मान जो हो गया वो आ गया, देखिए वर्ग वाला बाहर आ जाएगा, F1 वर्गमूल 2। ये FB और FD का परिणामी मान आ गया, जो कि ठीक, क्योंकि दोनों बल बराबर हैं, FB और FD दोनों बराबर हैं, इसलिए ये इसी विकर्ण के अंदिश लगेगा इन दोनों का परिणामी। तो ये हो गया FBD
इसी दिशा में लगेगा जिस दिशा में एफ सी लग रहा है। तो एफ बी डी का मान आया है F1 √2। F1 क्या है वो ये लिखा हुआ है, ये भी F1 है, इसको यहां नहीं लिख करके यहां लिखे F1। FB का मान भी F1 के बराबर है, FD का मान भी F1 के बराबर है, और FB और FD का जो परिणामी मान है वो F1 √2, क्योंकि 2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं, F1 का वर्ग का वर्गमूल आ गया, वो इधर आ गया। अच्छा, अब हमने देखा चित्र में, देखिए FC और FBD एक ही दिशा में लग रहे हैं। जो सदिश, जो वेक्टर एक ही दिशा में लगते हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे, इनका परिणामी मान, मतलब आवेश Q पर रखे आवेश का परिणामी मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, FBD और FC को हम जोड़ देंगे। ठीक है ना। अभी FC निकालना रह गया। F1 का मान हम लिख देते हैं KQ² बटे A² √2, ये FBD का मान है। अभी FC और निकाल लेते हैं। देखिए FC निकालिए, यहां पर जो विकर्ण की लंबाई है वो A √2 हो जाएगी। तो FC बराबर हो जाएगा Q गुणा Q का वर्ग बटे A √2 का वर्ग, बराबर हो जाएगा KQ का वर्ग बटे, इसका वर्ग करेंगे तो 2A² हो जाएगा। ये FC का मान हो गया। अब इस को और इसके साथ जोड़ देंगे, मतलब आवेश बिंदु A पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर हो जाएगा FBD प्लस FC। FBD का मान देखिए ये लिखा हुआ है KQ² बटे A² √2 प्लस FC का मान ये है KA वर्ग बटे 2A²। इसको हल करें तो कॉमन ले लीजिए, इसमें देखिए क्या बचता है। तो यहां पर हमारा क्या कॉमन है, KQ² बटे A² कॉमन है, तो यहां बचेगा √2, यहां बचेगा 1/2, है ना। अब थोड़ा और हल कर सकते हैं, KQ² बटे A², इसको कह देंगे 2√2 प्लस 1/2। ये परिणामी मान आ गया बल का। KQ² बटे A² ब्रैकेट में है 2√2 प्लस 1/2, 2 वर्गमूल 2 प्लस 1/2, ये परिणामी मान आ गया। इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। यदि Q का मान दिया गया होगा तो Q का मान रख देंगे और उसके अनुसार हल करेंगे। देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, जो दूसरा न्यूमेरिकल मैंने ले रखा है, वो है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों पर क्रमशः 3 माइक्रोकूलम्ब, 5 माइक्रोकूलम्ब और -5 माइक्रोकूलम्ब के आवेश रखे हैं। यदि त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो शीर्ष A पर रखे आवेश पर परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न 2 देखिए, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये बिंदु A है, ये B है, ये C है। तो यहां पर आवेश जो है रखा हुआ है, A पर जो आवेश रखा है उसका मान है +3 माइक्रोकूलम्ब, B पर जो रखा है वो रखा है 5 माइक्रोकूलम्ब, C पर रखा है -5 माइक्रोकूलम्ब। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि बल जो लग रहा है दिए गए आवेश पर वो किस दिशा में लग रहा है। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में क्या होगा, क्योंकि धनात्मक ये भी है, ये भी धनात्मक है, हमें इस पर बल देखना है, इस पर नहीं देखना है, इस पर देखना है। तो ये क्या होगा, ये 3 माइक्रोकूलम्ब का जो आवेश है वो प्रतिकर्षित होगा इस दिशा में, ये FB लगेगा। अच्छा, ये 3 माइक्रोकूलम्ब जो आवेश है इसकी तरफ आकर्षित होगा, इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो FC जो
बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, यानी सी पर रखा हुआ आवेश इसको अपनी तरफ खींचेगा। और ये पूरा कोण जो होगा वो 120 डिग्री का होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। इन दोनों का परिणामी मान ज्ञात करेंगे और उसकी दिशा भी ज्ञात करनी है। परिणामी बल का परिणामी मान Fb और Fc का परिणामी मान ज्ञात करेंगे और किस दिशा में लग रहा है वो भी पता करेंगे। ये FBC जो परिणामी बल होगा वो इस दिशा में लग रहा होगा। तो पहले तो हम Fb निकाल लेते हैं। देखिए Fb बराबर हो जाएगा, K को रखने देते हैं, बाद में रखेंगे मान K, Q1 Q2 5 गुणा 5 माइक्रो कूलम है, तो 5 गुणा 10 की घात -6 गुणा 3 गुणा 10 की घात -6 बटे भुजा की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 20 गुणा 10 की घात -2, यानी 100 से भाग दे दिया, तो ये मीटर बदल गया, मीटर में बदल गया है, मीटर हो गया। अब इसका वर्ग करना हमें, है ना। Q1 Q2 बटे R² होता है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, 20 गुणा 10 की घात -2 का वर्ग कर दिया। तो इस तरह से यदि हम इसको हल करें तो देखिए K गुणा 5 3 15 हो गया, 10 की घात -12 हो गया, बटे ये 400 हो गया, गुणा 10 की घात -4 हो गया। इसको और हल करें तो ये घात जो है ऊपर ले जाएं, और पहले तो इसके बाद यहाँ पर 2 जीरो हैं तो इसकी 2 घात कम कर दें माइनस की, तो K गुणा 15 10 की घात -12 बटे 4 गुणा 10 की घात -2 रह गई। अब इस 2 को भी उधर ऊपर ले जाओ, तो K गुणा 15 गुणा 10 की घात -12, और ये माइनस की घात ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, +2, है ना। ये +2 आ गई बटे 4 रह गया, तो ये हमारे पास मान आ गया K गुणा 15 गुणा 10 की घात -10 बटे 4। ये हो गया Fb का मान। Fc का मान भी उतना ही होगा। देखो ये भी 3 माइक्रोकूलम है, ये भी 5 माइक्रोकूलम है, लेकिन ये आकर्षण का होगा, ये प्रतिकर्षण का है। Fb दिशा दिखाई दे रही है, तो देखिए Fc का मान भी उतना ही होगा जैसा कि मैंने यहां समझाया। ठीक, Fc भी 3 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम के बीच लगने वाला बल है। Fc को भी हम इतना ही लिख देते हैं, K गुणा 15 गुणा 10 की घात -10 बटे 4। ये Fc का मान हो गया। अब इन दोनों बलों का हमें परिणामी मान ज्ञात करना, क्योंकि देखिए दोनों बराबर हैं, तो इसको भी हम F1 लिख ले रहे हैं, इसको भी F1 लिख ले रहे हैं, है ना। बराबर होने की वजह से लिख ले रहे हैं, चीजों को आसान करने के लिए। अब इन ये भी F1 है, ये भी F1 है। जो हमारा Fb का मान भी हमने मान लिया है, वो Fb का मान F1 मान लिया है, Fc का मान भी F1 मान लिया है, और Fb और Fc के बीच का कोण 120 डिग्री का है। तो सदिशों का योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगाएं या कहें त्रिभुज नियम लगाएं, तो उसके लिए हमारा सूत्र होता है, परिणामी मान जो है बलों का परिणामी मान, यह बराबर हो जाएगा वर्गमूल Fb का वर्ग प्लस Fc का वर्ग प्लस 2 Fc कॉस आता है 120 डिग्री, क्योंकि Fb और Fc के बीच 120 डिग्री का कोण है। मान रखें हम, देखिए Fb का मान भी हमने F1 मान रखा है, तो F1 का वर्ग प्लस F1 का वर्ग प्लस 2F1 गुणा F1 गुणा इसका मान 120 डिग्री का -1/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास देखिए F1 का वर्ग प्लस F1 का वर्ग प्लस, देखिए ये 2 कट गया, ये भी F1 का वर्ग आएगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस का आएगा, माइनस का F1 का वर्ग आ जाएगा, तो देखिए एक F1 वर्ग कट गया। तो हमारा जो परिणामी मान आया वो देखिए किसके बराबर आया है, वो आया है √F1 का वर्ग, यानी F1 के बराबर आया। मतलब जो Fb और Fc का मान है वही परिणामी बल का भी मान है, और वो है K गुणा 15 गुणा 10 की घात -10 बटे 4। ये F1 का मान है। यहाँ पर हम परिणामी बल का मान है
अब के का मान रख दें, 9 गुणा 10 की घात 9 के का मान होता है, गुणा 15 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे 4। अब 15 नेमा 135 हुआ, गुणा 10 की घात माइनस, ये देखिए माइनस की एक घात बचेगी और बटे 4 आ जाएगा। एक घात का मतलब इसको 10 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 13.5 बटे 4, मतलब 3 चौके 12, 1 13 दशमलव लगाया, 15 हुआ, 3 4 नहीं सॉरी 4 का 4 से भाग देना है, 4 3 12, 1 13 और फिर 15 हुआ, 4 3 12 और 3 15, 4 38, करीब इतने न्यूटन बल आ गया, इतना परिणामी बल का मान आ गया है। 4 से भाग दे दिया है हमने, 4 3 12 1 13, 1 बचा 15 हुए, फिर 4 3 12 गया, 3 15 और 4 38, लगभग जो है हमने ले गए हैं 8 बार, वैसे तो 8 बार जो है लगभग में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 3.38 न्यूटन बल लग रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा था, ये तो परिणामी बल का मान हो गया, दिशा भी ज्ञात करनी है। देखिए दिशा के लिए हमें एक अलग से सूत्र लगाना पड़ता है, वो उसको समझ लीजिए। चित्र फिर से थोड़ा सा बनाना पड़ेगा हमें। जो बल लग रहे हैं यहाँ पर, वो देखिए ए बिंदु पर बल लग रहे हैं। एक तो इधर को लग रहा था, वो FB था, इधर को लग रहा था FC था, और ये जो है हमारा परिणामी मान FBC इधर को था। तो हम यदि इसके साथ कोण निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए परिणामी बल FB के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो सूत्र 11th क्लास में पढ़ाया गया था। परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए tan अल्फा बराबर होता है, ये देखिए ये पूरा कोण थीटा है ना, और ये परिणामी बल जो है FB के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वो हमें निकालना है। हम FC के साथ भी निकाल सकते हैं, तो ये इसको कहते हैं दिशा। तो tan अल्फा बराबर हो गया, देखिए सूत्र क्या कहता है कि जिसके साथ ये परिणामी बल जिस सदिश के साथ कोण बना रहा है, उसके अलावा दूसरा वाला जो सदिश होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, है ना। तो इसको ऊपर रखेंगे तो FC, और ऊपर लिखेंगे साइन थीटा बटे, फिर लिखेंगे FB ये वाला प्लस FC कॉस थीटा। ये थीटा का मान 120 डिग्री है ना। अब यहां पर हम बल का मान रखते हैं, है ना। FC का मान देखिए ये लिखा हुआ है, FB का मान भी इतना ही है, तो लिखते हैं कि गुणा 15 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे 4 और साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री बटे, नीचे लिखेंगे FB, यही वाला मान रखा जाएगा, K गुणा 10 15 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे 4 प्लस FC का मान भी यही है, K गुणा 15 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे 4 गुणा, अब की कॉस 120 डिग्री होगा। अच्छा, कॉस 120 डिग्री का मान माइनस का 1/2 होता है, और साइन 120 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 होता है। तो मान रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा K गुणा 15 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे 4 गुणा, इसका मान है अंडर रूट 3/2 बटे, ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं, K गुणा 15 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे 4, और ये देखिए यहाँ पर 1/2 आएगा, तो K गुणा 15 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे 4, और ये माइनस 1/2 है, इसलिए हमने इसको माइनस पहले से ही कर दिया है, गुणा 1/2। कॉस 120 का मान जो होता है माइनस का 1/2 होता है, माइनस साइन हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। अब थोड़ा हल करते हैं इसको, देखते हैं हर में कुछ कॉमन लेकर के हल करते हैं। कैसे, ऊपर तो वैसे ही लिखा रहने देते हैं, K गुणा 15 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे 4 गुणा अंडर रूट 3/2 बटे, यहाँ पर देखिए K गुणा 15 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे 4 कॉमन लिया, तो यहाँ तो बचेगा 1, है ना, पूरा कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा 1/2, ये बचा,
1 माइनस 1/2। अब ये पूरा का पूरा ये कट जाएगा, तो ऊपर आया √3/2 और नीचे आया 1/2 घटा करके, ये हो गया √3/2 गुणा 2/1, ये कट गया। तो tan अल्फा का मान जो आ रहा है, tan अल्फा बराबर आ गया √3, और tan अल्फा जो √3 जो होता है वो किस में होता है मालूम होना चाहिए, ये होता है tan 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, ये tan का 60 डिग्री हो गया, तो अल्फा बराबर हो गया 60 डिग्री। और वैसे भी क्योंकि जो दो बल थे, ये इधर वाला बल और इधर वाला बल, FB और FC, ये बराबर परिमाण में थे, इनका जो परिमाण था वो बराबर था, तो इनका जो परिणामी मान होगा वो ठीक इस कोण के बीचों बीच से गुजरेगा, क्योंकि ये पूरा कोण 120 डिग्री का है, तो ये परिणामी बल जो होगा FBC वो FB के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा, FC के साथ भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं होगी, कई बार ये कोण कुछ और भी हो सकता है ना। तो ये हमें तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम परिणामी मान निकालेंगे किसी दिए गए आवेश पर। तो उम्मीद है कि आज के जो प्रश्न हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, मैं जल्दी ही एक अगला वीडियो जो है अगले सिलेबस का डालूंगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो हमारा मिल जाए, और दोस्तों को भी सजेस्ट करिए कि वो भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।